हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 105A से लेकर सेक्शन 105L तक को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 104 तक पिछली वीडियो के अंदर समझ लिया है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली हमें रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के बारे में बताया गया है और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया कि किस तरीके से किस केस के अंदर प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सेक्शन 105 है वो हमें डेफिनेशंस के बारे में बताता है। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं जो इस चैप्टर के अंदर यूज होंगी कि जब भी वो वर्ड यूज होगा तो उस वर्ड के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूड होंगी या फिर उस वर्ड का मतलब जो इस डेफिनेशन में दिया गया वो होगा। तो आप अपने बेरेक को खोल लीजिए, हम बेरेक में से रीड करते हैं और समझते हैं कि इन सेक्शंस के अंदर क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 105A को रीड करें तो ये सेक्शन क्या बोलता है, डेफिनेशन इन दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, कि इस चैप्टर के अंदर इन वर्ड्स का मतलब यही होगा, अगर कुछ और वर्ड का मतलब निकलता है तो मतलब वहीं पे बोल देगा कि ये मतलब और है इसका, अदरवाइज इस वर्ड का मतलब जो इस डेफिनेशन के अंदर बोला गया वो होगा। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की, कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वर्ड आएगा इस चैप्टर के अंदर सेक्शन 105B से लेकर सेक्शन 105L तक, तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वर्ड का मतलब क्या होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मींस एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, की कोई भी कंट्री या कोई भी जगह जो कि इंडिया से बाहर है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जिसके रिस्पेक्ट में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अरेंजमेंट्स कर रखी है विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, जो भी उस जगह की कंट्री है, जो भी गवर्नमेंट है उस जगह की, उस कंट्री की जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ अरेंजमेंट्स कर रखी है थ्रू अ ट्रीटी और अदरवाइज, कि किसी भी ट्रीटी के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से कोई भी अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी लॉज बना रखे हैं, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोलेंगे। कोई भी जो इंडिया से बाहर की प्लेस या कोई भी कंट्री होगी जहां की गवर्नमेंट के साथ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स कर रखी होंगी, कैसे, किसी ट्रीटी के थ्रू या कोई और लॉ के थ्रू, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोलेंगे। फिर बी क्लॉज के अंदर बताया गया कि वर्ड आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होगा, कि जब भी हम आइडेंटिफाइंग वर्ड यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, की वो जो प्रॉपर्टी है वो क्या हुई है, किसी ऑफेंस जो कमिट हुआ है उसमें से ड्राइव हुई है या फिर उसके अंदर यूज हुई है, और यूज इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो आइडेंटिफाइंग वर्ड का मतलब ये होगा। फिर तीसरा वर्ड बताया गया प्रोसीड ऑफ क्राइम। प्रोसीड ऑफ क्राइम का मतलब क्या होगा कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ड्राइव हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्राइव हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिमिनल प्रोसीड्स बोलेंगे। और द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, या फिर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, इसके अंदर जो इंक्लूडिंग क्राइम इन्वॉल्विंग करेंसी ट्रांसफर, तो करेंसी ट्रांसफर के अंदर भी जो क्राइम होता है जो उनका, उसके अंदर भी जो कोई भी प्रोसीड्स होंगे उसको हम क्रिमिनल प्रोसीड्स ही बोलेंगे। उसमें से भी अगर कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी ड्राइव हो रही है तो हम उसको क्रिमिनल प्रॉपर्टी बोलेंगे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बोलेंगे। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, मीन्स प्रॉपर्टी एंड असेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। अब किसी भी तरीके के कोई भी असेट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरियल है, इनकॉर्पोरियल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, मूवेबल है, इमूवेबल है, एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग टाइटल, की कोई भी डीड्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बता रही हैं कि इस प्रॉपर्टी के टाइटल जो है या फिर इंटरेस्ट जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर जो ड्राइव हुआ है किस तरीके से, इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, की किस तरीके से वो ड्राइव हुआ है कोई ऑफेंस को कमिट करके, एंड इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑब्टेन थ्रू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और कोई भी प्रॉपर्टी जो हमने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स के थ्रू खरीदी है, जैसे भी उसमें से हमें मिली है, तो वो क्या होगी, प्रॉपर्टी वर्ड उसके लिए यूज होगा। तो प्रॉपर्टी जहां पे भी यूज होगा तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। फिर ट्रेसिंग का मतलब क्या होगा, अगर कहीं पे भी वर्ड ट्रेसिंग यूज होगा तो ट्रेसिंग मींस द नेचर, डिटरमाइनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी कि उस प्रॉपर्टी का क्या नेचर है, हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने का मतलब उसका क्या सोर्स है उसका, या किस तरीके से डिस्पोजिशन हुआ है, या क्या कैसे मूवमेंट है, टाइटल क्या है उस प्रॉपर्टी का, और द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, की कौन उसका मालिक है। तो आइडेंटिफाइंग के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, सॉरी ट्रेसिंग के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 105B के ऊपर, जहां से मेन सेक्शन हमारे स्टार्ट होते हैं, जहां पे हमें इसके बारे में बताया गया। सबसे पहले हमें बताता है असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन, की किसी भी पर्सन को जो कि हमारी कंट्री के अंदर है उसको अगर हमें दूसरी कंट्री को ट्रांसफर करना है और उनकी कंट्री में है और उससे उनसे हमें यहाँ पे ट्रांसफर कराना है,
तो उसके अंदर जो असिस्टेंस दी जाएगी उसके बारे में बता रहा है। इसके लिए आप एक बार सेक्शन 105 को भी जरूर रीड करिएगा। तो वेयर अ कोर्ट इन इंडिया, की मान लीजिए कोई भी कोर्ट जो इंडिया के अंदर है, इन रिलेशन टू अ क्रिमिनल मैटर, अब हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्रिमिनल मैटर जरूर होगा। डिजायर्स दैट अ वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन टू अटेंड और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग इशूड बाय इट शैल बी एग्जीक्यूटेड इन एनी प्लेस इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। की अब ये कोर्ट क्या चाह रही है, जो हमारी कंट्री के अंदर है, वो ये चाह रही है कि जो उसने अरेस्ट वारंट इशू किए हैं वो जिस भी पर्सन के अगेंस्ट इशू किया वो कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर है, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाए, ऐसा वो चाह रही है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए या उस पर्सन को प्रोड्यूस करने के लिए उस व्यक्ति को हमारी कंट्री में बुलाया जाए। फिर बोलता है इट शैल सेंड सच वारंट इन डुप्लीकेट इन सच फॉर्म टू सच कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट। अब जो भी वो वारंट इशू करेगा वो क्या करेगा, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी उस जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास भेज देगा। स्पेसिफाइंग इन दिस बिहाफ एंड दैट कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट एज अ केस में बी शैल कॉज द सेम टू बी एग्जीक्यूटेड। अच्छा, जो भी कोई भी अथॉरिटी जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई रखी होगी उसके द्वारा ये जो है ट्रांसमिट होगा, जो हमारा जो भी वारंट भेज रही है हमारी कोर्ट, और फिर वहां पे जो कोर्ट या फिर जो भी जज था या जो भी मजिस्ट्रेट था वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट कराने हैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर, तो वो इस तरीके से होंगे कि हमारी कंट्री का कोर्ट डुप्लीकेट कॉपी उस वारंट की वहां पे भेजेगा। Notwithstanding anything contained in this code, if in the course of investigation or any inquiry into an offence, कि आप किसी भी ऑफेंस की इंक्वायरी करते वक्त या इन्वेस्टिगेशन करते वक्त जो उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है या फिर उससे कोई सुपीरियर ऑफिसर है, an application is made by the investigating officer or any officer superior in rank to the investigation officer that the attendance of a person who is in place in contracting state is required in connection with such investigation or inquiry। वो कोर्ट के पास ये एप्लीकेशन लगाता है कि ये जो व्यक्ति दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर है उसकी जरूरत है इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करने के लिए, और जो हमारी कंट्री का कोर्ट जिसके पास ये एप्लीकेशन लगाई गई है वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है, इज सेटिस्फाइड दैट सच अटेंडेंस इज सो रिक्वायर्ड इट शैल इशू अ सम्मन और वारंट। तो क्या करेगा, सम्मन या फिर वारंट इशू कर देगा, जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा कि सम्मन भेजने चाहिए या फिर वारंट भेजने चाहिए। इन डुप्लीकेट अगेंस्ट द सेट पर्सन टू सच कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट, और डुप्लीकेट के अंदर जो भी वो वारंट बनाएगा या सम्मन बनाएगा वो उस कंट्री के जज, कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। In such form as the central government may by notification specify in this behalf to cause the same to be served or executed। तो जैसे भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिस भी तरीके से बता रखा होगा वो उस तरीके से वहां पे सर्व या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सम्मन्स होंगे तो सर्व होंगे क्योंकि जिस पर्सन को जा रहे हैं उस पर्सन को स्पेसिफिकली जाएंगे, और अगर वारंट्स होंगे तो एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि इसके अंदर किसी कोई अथॉरिटी देनी पड़ती है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। तो ये हमें सबसेक्शन 2 के अंदर बता रखा है कि हमें सबसेक्शन 1 में बताया कि कोर्ट डायरेक्टली किसी व्यक्ति को बुलाना चाह रहा है, मतलब वारंट इशू करना चाह रहा है, और सबसेक्शन 2 के अंदर बताया कि अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चाह रहा है, उससे ऊपर की कोई भी ऑफिसर चाह रहा है कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए, तो उस केस के अंदर हमारा जो कोर्ट है वो भेज रहा है सम्मन या फिर वारंट। फिर आते हैं हम सबसेक्शन 3 के ऊपर। अब यहाँ पे वहां वाली जो कोर्ट है वो हमसे सेम चीज चाह रही है, where the court in India in relation to a criminal matter has received a warrant of arrest of any person requiring him to attend and produce a document or other thing in the court or before any other investigating agency issued by a court, judge or magistrate in the contracting state। वही सेम चीज जैसे हमारी कोर्ट ने वारंट इशू किए थे, अरेस्ट वारंट इशू किए थे, या फिर वारंट इशू किए थे कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर किसी भी पर्सन को बुलाने के लिए। अब इसी तरीके से वहां वाली जो कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट है वो क्या कर रहा है, यहाँ हमारी कंट्री के अंदर वारंट भेज रहा है किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, या फिर किसी कोई चीज को प्रोड्यूस कराने के लिए, कोई भी थिंग को प्रोड्यूस कराने के लिए, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो वहां की वो हमें ये चीज भेज रही है। और मजिस्ट्रेट इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट द सेम शैल बी एग्जीक्यूटेड एज इट वाज अ वारंट रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम अनदर कोर्ट इन इंडिया फॉर एग्जीक्यूशन विद इन इट्स लोकल लिमिट्स। तो उसको उसी तरीके से हमारी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी अगर वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में से आया है, जिस तरीके से हमारी कंट्री की किसी और कोर्ट के द्वारा उसके पास वो वारंट भेजे जाते तो उस तरीके से ही उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर सबसेक्शन 4 बताता है वेयर अ पर्सन ट्रांसफर टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट परसुएंट टू सबसेक्शन 3 इज अ प्रिजनर इन इंडिया। अब मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को हमारे द्वारा सबसेक्शन 3 के हिसाब से भेजा गया बाहर, अब वो व्यक्ति अगर कोई भी प्रिजनर था इंडिया के अंदर किसी भी क्राइम के अंदर, तो जो हमारी कंट्री है वो क्या कर सकती है, मतलब जो हमारी कोर्ट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा सकती है, तो उस कंट्री को वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी होंगी।
ऐसी सबसेक्शन 5 के अंदर अपोजिट चीज बता रहा है कि अगर वो कंट्री कोई भी कंडीशंस या कोई भी चीज लगाना चाहता है, अगर उसकी कंट्री में वो व्यक्ति प्रिजनर है तो वो कंडीशंस लगा सकता है और हमको वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। तो यही हमें सबसेक्शन 5 के अंदर बताया गया। तो सेक्शन 105 के अंदर हमें इतना ही बताया गया। अब हम आते हैं सेक्शन 105 के ऊपर, असिस्टेंट इन रिलेशन टू ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कि किस चीज के अंदर असिस्टेंस मांग रहे हैं, कोई भी अटैचमेंट ऑर्डर्स के बारे में या फिर किसी प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने के लिए। अब क्या बोलता है सबसेक्शन 1, वेयर अ कोर्ट इन इंडिया हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, कि अगर कोई भी कोर्ट जो इंडिया के अंदर है उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड है इस बात को मानने के लिए कि एनी प्रॉपर्टी obtained by any person is derived or obtained directly or indirectly by such person from the commission of an offense, कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा ऑब्टेन की गई है किस तरीके से, कोई ऑफेंस कमिट करके, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। It may make an order of attachment or forfeiture of such property as it may deem fit under the provisions of section 105D to section 105J both inclusive। तो जो हमारी कोर्ट है उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट या फिर अटैचमेंट करने के ऑर्डर दे सकती है, और ऐसा करते वक्त वो सेक्शन 105D से लेके सेक्शन 105J के जो प्रोविजंस है उनको ध्यान में रखेगी, उनके तरीके से ही उनको अटैच या फिर फॉरफिट करेगी। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है कि where the court has made an order for attachment or forfeiture of any property under subsection 1, कि भाई अब कोर्ट ने किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने का या फिर फॉरफिट करने का ऑर्डर कर दिया सबसेक्शन 1 के हिसाब से, एंड सच प्रॉपर्टी इज सस्पेक्टेड टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब मान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी ऐसा कोर्ट को लग रहा है, ऐसा सस्पेक्ट हो रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारी टेरिटरी के अंदर नहीं है, वो किसी और कंट्री के अंदर किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर है वो प्रॉपर्टी। The court may issue a letter of request to a court or an authority in the contracting state for the execution of such order। तो अब हमारी जो कंट्री की कोर्ट है वो उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट से, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेगी कि ये जो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी को फॉरफिट या फिर अटैच करने का, इसको आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। सबसेक्शन 3 बोलता है where a letter of request is received by the central government from a court or an authority in a contracting state requesting attachment or forfeiture of the property in India। अब मान लीजिए जैसे हमने उनको रिक्वेस्ट करी, ऐसी वो कंट्री हमसे रिक्वेस्ट कर रही है, हमने ऐसी कोई रिक्वेस्ट उनके द्वारा रिसीव की किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच या फिर फॉरफिट करने के लिए, derived or obtained directly or indirectly by any person from the commission of an offense committed in the contracting state, कि भाई वो ऑफेंस उसने उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के अंदर कमिट किया था और वो उसमें से कोई प्रॉपर्टी जो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्राइव की गई थी वो इंडिया के अंदर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट। अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है कि वो जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट था जिस भी जुरिडिक्शन के अंदर वो प्रॉपर्टी थी उसके कोर्ट को वो रिक्वेस्ट भेज देगी as it thinks fit for the execution in accordance with the provisions of section 105D to section 105J, कि अब आप इसको एग्जीक्यूट करवा दीजिए, मतलब कोर्ट इसको एग्जीक्यूट करवा दे जो भी प्रोविजंस है 105D से लेके 105J के, और एज अ केस में भी एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, और अगर कोई और भी लॉ अगर फोर्स के अंदर है जो इस चीज से डील करता है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को अटैच है फॉरफिट करना है, अगर कोई रिक्वेस्ट बाहर किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने किया तो उसके थ्रू भी किया जा सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन 105D के ऊपर, जो हमें बताता है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी को फॉरफिट या फिर किस तरीके से प्रॉपर्टी को अटैच करना है, इसके रिगार्डिंग अब जो सारे प्रोविजंस है वो दिए गए हमें। तो अब हम सेक्शन 105D को रीड करें, आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हमें फॉरफिट या फिर अटैच करना है। तो इसके अंदर बोलते हैं सबसेक्शन 1 के अंदर, तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है, सबसेक्शन 1 बोलता है द कोर्ट शैल अंडर सबसेक्शन 1। अब कोर्ट जब सबसेक्शन 1 के हिसाब से किसी प्रॉपर्टी को अटैच या फिर फॉरफिट करना चाहता है और रिसीव्ड ऑफ अ लेटर रिक्वेस्ट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 105C, या फिर उसको सबसेक्शन 105C के सबसेक्शन 3 के हिसाब से ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलती है, या तो सबसेक्शन 1 के हिसाब से वो खुद ही करना चाहता है या फिर उसको किसी और कंट्री से रिक्वेस्ट मिलती है। डायरेक्ट एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टू टेक ऑल स्टेप नेसेसरी फॉर ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग सच प्रॉपर्टी। अब वो क्या डायरेक्शन देगी, जिस भी कोर्ट को ये ऐसी कोई रिक्वेस्ट मिलती है वो क्या करेगी, किसी भी पुलिस ऑफिसर को जो कि कौन सी रैंक से नीचे का नहीं होगा, सब इंस्पेक्टर से रैंक का नीचे का नहीं होगा, उसको ये डायरेक्शन देगी कि आप आइडेंटिफाई कीजिए और ट्रेस कीजिए ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को। अब ये दोनों वर्ड जो है आइडेंटिफाई और ट्रेस, इसकी डेफिनेशन हमने सेक्शन 105A के अंदर देखी थी, तो उसके अंदर जो भी बोला गया था इन दोनों वर्ड्स के अंदर वो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है कि
द स्टेप्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 में इंक्लूड, अब जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो स्टेप्स बोले गए जिसके अंदर उसको डायरेक्शन दी गई कि आप आइडेंटिफाई और ट्रेस कीजिए, इसके अंदर क्या क्या और चीजें इंक्लूड होंगी? कोई भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टी, असेट्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट इन एनी बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर रेलिवेंट मैटर्स। तो इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। कोई भी उसके अंदर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई भी सर्वे करना है किस चीज का, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, प्रॉपर्टी का, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी बैंक के अंदर, तो वो सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। तो ऐसा कोई भी चीज है पुलिस को अलाउड होगा करना, पता लगाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी अनलॉफुल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है एनी इंक्वायरी, investigation or survey referred in subsection 2 shall be carried out by the officer mentioned in subsection 1 in accordance with such directions issued by the said court in this behalf। तो जो भी subsection 2 के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा व्यक्ति या इंक्वायरी करेगा, सर्वे करेगा, वो उसी हिसाब से करेगा जो भी कोर्ट के डायरेक्शंस होंगी। तो इसके अंदर बस इतना ही बोला गया है। फिर सेक्शन 105E के अंदर क्या बोला गया है? सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है कि जो प्रॉपर्टी है उसको सीज या फिर अटैच किस तरीके से किया जाएगा। अब हमने एक तरीके से वो जो अनलॉफुल प्रॉपर्टी थी उसको आइडेंटिफाई किया सेक्शन 105D के अंदर, अब हम उसको सीजर और अटैचमेंट देख रहे हैं। वेयर एनी ऑफिसर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 105D की, किसी भी ऑफिसर ने, जो अभी हमने देखा सेक्शन 105D के अंदर उसने कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करी, has a reason to believe that any property in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred or deal with any manner which will result in disposal of such property, कि उसको लगता है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको कंसील कर लिया जाएगा या फिर उसको इस तरीके से डील किया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। He may make an order for seizing such property and where it is not practicable to seize such property, वो ये ऑर्डर दे सकता है कि इस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए, मतलब कि फिजिकल पोजेशन ले लिया जाए, और अगर उसको सीज करना पॉसिबल नहीं है उस प्रॉपर्टी को, he may make an order of the attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise deal with, कि वो उसको अटैचमेंट के ऑर्डर दे सकता है कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा या उसके साथ कोई भी चीज नहीं की जाएगी एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर मेकिंग सच ऑर्डर, कि अगर आपको उसको ट्रांसफर करना है, उसके बाद कुछ भी करना है, तो आपको पहले वो जो ऑफिसर जिसने अटैचमेंट के ऑर्डर दिए हैं उसकी परमिशन लेनी होगी। एंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन कंसर्न, और जो भी पर्सन कंसर्न है उसको इसकी कॉपी भेज दी जाएगी। भाई जिसके भी पोजेशन में है, जो भी पर्सन ऐसा कुछ इफेक्ट कर सकता है, उसको इस ऑर्डर की कॉपी भेज दी जाएगी। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है कि एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल हैव नो इफेक्ट अनलेस द सेड ऑर्डर इज कंफर्म्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द सेड कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ इट्स बीइंग मेड। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर किया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा तो उसको उस कोर्ट से कंफर्म कराना होगा उस ऑर्डर के करे हुए 30 दिन के अंदर अंदर, अदरवाइज इस ऑर्डर के कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 105F के ऊपर। मतलब अभी जो हमने सेक्शन 105E देखा, इसके अंदर तीन चीजें हो रही हैं, या तो कंसील कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी को, या ट्रांसफर कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके से उसके साथ डील कर रहा है जिससे कि वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो ऐसे के केस के अंदर वो ऑर्डर कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच या फिर सीज कर लिया जाए, और फिर उसको कोर्ट से कंफर्म करा लेगा वो। फिर आते हैं हम सब सेक्शन 105F के ऊपर, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज और फॉरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। अब कोई भी प्रॉपर्टी जिसको सीज किया गया, अब उसके साथ किस तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा, या फिर अटैच किया गया तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। द कोर्ट में अपॉइंट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड और एनी अदर ऑफिसर दैट मे बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो कोर्ट जो है वो डीएम को अपॉइंट कर सकता है या फिर कोई भी डीएम के ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेट करे, मतलब संभाले उसको जिस भी तरीके से। The administrator appointed under subsection 1 shall receive and manage the property in relation to which the order has been made under subsection 1 of section 105E। तो जिस भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऐसे ऑर्डर हुए थे सेक्शन 105E के अंदर, भाई सीजर या अटैचमेंट के, तो वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। और अंडर सेक्शन 105H इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके वो उस तरीके से करेगा जैसी भी कंडीशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई है। अभी हम सेक्शन 105H पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। तो ऐसे दोनों ही केसेस के अंदर जो सेक्शन 105E के सबसेक्शन 1 है और सेक्शन 105H के अंदर, वो उसी तरीके से उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगा जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। फिर द एडमिनिस्ट्रेटर शैल आल्सो टेक सच मेजर्स एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मे डायरेक्ट टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी व्हिच इज फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉरफिट की गई है तो उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बता रखा है, उस तरीके से ही वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करेगा। फिर सेक्शन 105G के ऊपर आते हैं।
नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की जो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी होगा तो उसके रिगार्डिंग जो नोटिस जाएगा उसके बारे में बता रहा है। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और सर्वे अंडर सेक्शन 105D की कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या सर्वे हुआ सेक्शन 105D के हिसाब से, द कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट ऑल और एनी ऑफ सच प्रॉपर्टी आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, की उसमें से कुछ भी प्रॉपर्टी या फिर सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है, हमने सेक्शन 105A के अंदर डेफिनेशन के अंदर देखा था। It may serve a notice upon such person herein referred to as the person affected, calling upon him within a period of 30 days specified in the notice to indicate the source of income, earnings or assets out of which or by means of which he has acquired such property। तो उस पर्सन जो भी कंसर्न पर्सन है उसको नोटिस भेजा जाएगा और 30 दिन के अंदर अंदर उसको बताना होगा कि किस पैसे से या फिर किस तरीके से इसने प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी है, उसके पास कैसे प्रॉपर्टी आई, किस अर्निंग से उसने प्रॉपर्टी खरीदी, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause why all or any of such properties as the case may be should not be declared to proceeds of crime and forfeited to the central government। अब उससे पूछा जाएगा कि क्यों जो भी उसने रीजन बताया फिर जो भी एविडेंसेस शो किए उसके कारण ये जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है ये क्यों ऐसा प्रूव हो रहा है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है और क्यों गवर्नमेंट इसको फॉरफिट ना करे, तो उससे पूछा जाएगा। फिर वेयर द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 to any person specify any property as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person। भाई कोई व्यक्ति किसी के बिहाफ पे उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, अब वो बताता है कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है नहीं, मैंने किसी के बिहाफ पे होल्ड कर रखी है, तो फिर दोनों व्यक्तियों को वो नोटिस जाएगा, जिसके बिहाफ पे कर रखी है उसको भी और जिसने कर रखी है उसको भी वो नोटिस जाएगा। सेक्शन 105G के सबसेक्शन 1 वाला नोटिस जो है। फिर आते हैं हम सेक्शन 105H के ऊपर, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस की कुछ सर्टेन केसेस है उसके अंदर फॉरफिट की जाएगी प्रॉपर्टी को। The court may, after considering the explanation if any of the show cause notice issued under section 105G की भाई जो भी सेक्शन अभी हमने जो पढ़ा उसके अंदर कोई नोटिस भेजा गया उसके शो कॉज रीजन देखने के बाद जो भी उसने एक्सप्लेनेशन दी उस बंदे की, and the material available before it and after giving the person affected, and in case where the person affected hold any property specified in the notice through any other person to such other person also a reasonable opportunity of being heard by order, record of finding whether all or any of the properties in question are proceeds of crime। तो वो पहले उन व्यक्ति को सुनेगा जो भी पर्सन बताए गए हैं जो भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो यही इस सेक्शन के अंदर बताया गया है, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा सुनने की, वेदर ऑल और एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज इन क्वेश्चन आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि क्या ये जो सारी प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है, उसके बाद वो उसको फॉरफिट कर सकता है। अभी देखते हैं आगे क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन अफेक्टेड and in the case where the person affected holds any property specified in the notice to any other person, such other person also does not appear before the court or represent his case before within a period of 30 days specified। अब वो व्यक्ति जिसको भी बोला गया वो 30 दिन के अंदर आके अपना केस को रिप्रेजेंट नहीं करता कोर्ट के सामने, in show cause notice the court may proceed to record a finding under this subsection ex parte on the basis of evidence available before it। तो जो भी उसके सामने एविडेंसेस है कोर्ट के सामने वो उसको अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर लेगी उस व्यक्ति को एक्स पार्टे मान के कि वो आया ही नहीं कोर्ट के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसेक्शन 2 बोलता है where the court is satisfied that the sum of the properties referred in the show cause notice are proceeds of crime but it is not possible identifying specifically such properties, की जो show cause notice के अंदर प्रॉपर्टीज बताई गई थी वो proceeds of crime है लेकिन उनमें से आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन सी प्रॉपर्टी proceeds of crime है। then it shall be lawful for the court to specify the property which to the best of its judgment, तो फिर कोर्ट को ये छूट दी गई है कि वो ये डिसाइड कर सकती है कि उसकी जजमेंट के हिसाब से अपनी नॉलेज के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लग रही है, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड रिकॉर्ड अ फाइंडिंग अकॉर्डिंगली अंडर सबसेक्शन 1, और सबसेक्शन 1 के हिसाब से वो अपने पास रीजन उसका लिख लेगी। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है where the court record a finding under this section to the effect that any properties proceeds of crime such property shall stand forfeited to the central government free from all encumbrances, कि अब ये जो प्रॉपर्टी जिसको भी कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फॉरफिटेड मान ली जाएगी और उसके ऊपर कोई भी एनक्यूब्रेंसेस नहीं होंगे, मतलब किसी भी तरीके के उसके ऊपर कोई भी तरीके की कोई लोन वगैरह कुछ भी अब उसके ऊपर नहीं माना जाएगा और सब तरीके से वो प्रॉपर्टी फ्री मानी जाएगी और अब वो गवर्नमेंट के द्वारा फॉरफिटेड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। फिर सबसेक्शन 4 बोलता है वेयर एनी शेयर्स इन अ कंपनी स्टैंड फॉरफिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस सेक्शन, अब कोई किसी कंपनी के शेयर्स अगर इस तरीके से फॉरफिट हो जाते हैं जो भी हमने सेक्शंस पढ़े उसके हिसाब से, देन द कंपनी शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी फॉरविद रजिस्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ ट्रांसफरी ऑफ सच शेयर्स, तो जो कंपनी है वो क्या करेगी, जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको उन शेयर्स का ट्रांसफरी अपने रजिस्टर्स के अंदर रिकॉर्ड कर लेगी।
मतलब कि एक तरीके से देखें जो सबसेक्शन 4 है ये ओवरराइडिंग सेक्शन है, कंपनीज एक्ट को भी ओवरराइड कर रहा है पूरे कंपनीज एक्ट को, कि उसके हिसाब से कुछ नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आप एज ए ट्रांसफरी रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं किस हिसाब से कोई व्यक्ति ट्रांसफरी बन सकता है, क्या क्या चीजें पूरी करनी होगी, तो वो सारी चीजें ओवरराइड हो जाएंगी, उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये जो सबसेक्शन 4 है पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करता है। अब सेक्शन 105 आई के ऊपर आते हैं फाइन इन लिeu ऑफ फॉरफीचर। अब कोर्ट के पास ये पावर है कि वो फॉरफीचर के बदले उस व्यक्ति के ऊपर फाइन भी लगा सकती है। Where the court makes a declaration that any property stand forfeited to the central government under section 105H and it is a case where the source of only part of such property has not been proved to the satisfaction of the court, it shall make an order giving an option to the person affected to pay in lieu of forfeiture a fine equal to the market value of such part। उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट जो है वो प्रोसीड्यूर ऑफ क्राइम से बिलोंग करता है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को ये ऑप्शन दे सकती है कि आप इसकी जो भी इस प्रॉपर्टी की जो भी मार्केट वैल्यू है, जो भी पार्ट की जो भी मार्केट वैल्यू है, उस उतना आप कोर्ट को फाइन दे दीजिए। मतलब कि उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट करने के बजाय आप फाइन कोर्ट में जमा कर दीजिए। Before making an order imposing a fine under subsection 1, the person affected shall be a reasonable opportunity of being heard। कि उसको पहले सुना जाएगा कि भाई क्यों आपके ऊपर ये फाइन नहीं लगाया जाना चाहिए, तो पहले सुना जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर ये फाइन लगाया जाएगा। Where a person affected pays a fine under subsection 1 within a such time as may be allowed in that behalf, the court may by order revoke the declaration of forfeiture under section 105H and thereupon such property shall stand released। अब अगर उस व्यक्ति ने वो फाइन पे कर दिया तो अब जो उसकी प्रॉपर्टी है सेक्शन 105H के हिसाब से जिसको फॉरफिट किया गया था वो रिलीज मान ली जाएगी, जो भी टाइम पीरियड कोर्ट ने दिया था उसके अंदर अगर वो फाइन पे कर देता है तो। फिर सेक्शन 105J बोलता है सर्टेन ट्रांसफर टू बी नल एंड वॉइड, कि कुछ ट्रांसफर जो है उनको नल एंड वॉइड मान लेंगे। वेयर आफ्टर द मेकिंग ऑफ एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 105E, की जो अगर कोई भी जो ऑर्डर किया कोर्ट ने सेक्शन 105E के सबसेक्शन 1 के हिसाब से, और द इशू ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 105G, अगर कोई भी जब उस व्यक्ति को नोटिस इशू कर दिया गया सेक्शन 105G के हिसाब से, any property referred to in the said order or notice is transferred by mode whatsoever such transfer shall for the purpose of the proceeding under this chapter be ignored, and if such property is subsequently forfeited to the central government under section 105H, then the transfer of such property shall be deemed to be null and void। तो अगर कोई भी इसके बाद वो नोटिस भेजने के बाद या ऑर्डर भेजने के बाद अगर कोई भी ट्रांसफर किया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा, तो वो जो ट्रांसफर होगा वो नल एंड वॉइड होगा, उसको माना नहीं जाएगा। मतलब ये एक तरीके से गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी फॉरफिट कर ली और उससे पहले आपने उस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो वो जो ट्रांसफर किया है वो क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा। आप प्रॉपर्टी एक तरीके से अपनी गवर्नमेंट से बचाना चाह रहे हो। सेक्शन 105K क्या बोलता है, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, की को जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर है उसके बारे में बता रहा है। एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन्स ऑफ वारंट रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एंड एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन्स ऑफ वारंट टू बी ट्रांसमिटेड टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कि कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट समन या वारंट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को भेजा जा रहा है या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा हमारी गवर्नमेंट को आ रहा है, under this chapter shall be transmitted to a contracting state or the case may be sent to the concerned court in India in such form and in such manner as the central government may by notification specify in this behalf। तो ऐसा कोई भी नोटिस या कोई भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या कोई भी चीज आ रही है तो वो जो भी हमारी कंट्री का कंसर्न कोर्ट होगा उसको भेज दिया जाएगा इंडिया के अंदर। फिर सेक्शन 105L एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, कि ये जो चैप्टर है कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर इन रिलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट विद विच रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे ऑफिशियल गजट के अंदर नोटिफिकेशन दे सकती है कि कौन सी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ जिसके साथ हमारे अरेंजमेंट्स है उसके साथ ये सेक्शन जो है जो अभी हमने पढ़े चैप्टर जो पढ़ा ये एप्लीकेबल होगा। शेल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एक्सेप्शंस और क्वालिफिकेशन एज स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन, की कोई भी अगर एक्सेप्शंस दी जाएंगी, क्वालिफिकेशंस दी जाएंगी, कोई भी चीज दी जाएगी तो उनको ध्यान में रखते हुए चैप्टर जो है उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ एप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 105A से लेकर सेक्शन 105L तक सारे सेक्शंस को समझ लिया। अब अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, की उसके रिगार्डिंग कोई भी जो सिक्योरिटी दी जाती है तो इसके अंदर सेक्शन 106 से लेकर सेक्शन 124 तक दिए गए, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे।